आज की वीडियो में हम बात करते हैं। एक प्रपोज़ल मेरे पास आया है जिसको हम चेक करते हैं और देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो होते हैं यूजुअली कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जब अपना वो प्रपोज़ल मेक करते हैं। तो उसकी बेस पे ये वीडियो हेल्पफुल होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको प्रॉब्लम आता है अपना प्रपोज़ल मेकिंग में। यहाँ पे देखें, मेरे पास ये MGT 619 का प्रपोज़ल है और मैनेजमेंट का है, और मैं इसको पूरा चेक करूँगा और उस बेस पे आप भी अपने जो मिस्टेक्स होंगे जो आपके प्रपोज़ल में हैं तो आप उसको दूर कर सकते हैं। सबसे पहले इस पूरे प्रपोज़ल को एक दफ़ा देखते हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट है, ये इंट्रोडक्शन है, और ये बैकग्राउंड है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, सिग्निफिकेंस हैं, और इसके बाद आ जाता है मैथडोलॉजी आ जाता है, और चैप्टर 3 कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस और रेफरेंसेस। चले इसमें जो मिस्टेक्स हैं बेसिक उसको हम हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, टॉपिक को वो बताते हैं कि जॉब स्ट्रेस है, उसका हमने इफ़ेक्ट देखना है एम्प्लॉइज़ परफॉर्मेंस पे। ठीक है, कि क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट आता है या नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है। तो इफ़ेक्ट की जगह अगर यहाँ पे इम्पैक्ट लिखा जाता तो हमारा जो टॉपिक है वो एक ज़्यादा अच्छी सेंस क्रिएट करता। लेकिन चले, ये भी चलेगा। और यहाँ पे इन्होंने एक सैलून जो है स्टूडियो उसको इन्होंने सेलेक्ट किया ऑर्गेनाइजेशन को। तो सबसे पहले सजेशन आपको दूंगा कि हमेशा प्रपोज़ल या प्रोजेक्ट बनाते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ किया करें कि जिसका डाटा आपको इजीली अवेलेबल हो सके। अब लेट्स पॉज। अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जैसे पॉलर है या स्टूडियो है, कुछ भी है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम कितने लोग काम करते होंगे? 100 लोग काम करते होंगे, 70, 80, 110 काम करते होंगे। लेकिन फिर जब आपने सैंपल साइज़ अपना डिज़ाइन करना होता है, पॉपुलेशन, इन चीज़ों को, मेथोडोलॉजी को डिस्कस करना होता है, तो वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम होती है। और फिर आप यहाँ पे उस तरह से अपना थीसिस नहीं बना सकते जिस तरह से उसको होना चाहिए। हमारे पास असाइनमेंट है, इसकी मार्किंग को चेक करना शुरू करते हैं, मार्किंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साथ साथ मैं इसमें कमेंट सेट करता रहूँगा, फिर आप लोग इसको इसी लिहाज से देखते रहिएगा, फिर जो आपकी मिस्टेक्स होंगी आप उसको भी ओवरकम कर सकते हैं। तो हम इसकी जो है स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने जो साइज़ इसका चूज़ किया हुआ है, इस साइज़ को देखें, ये 18 है। ठीक है, और इटैलिक भी है। ठीक है, जबकि ये इटैलिक नहीं होना चाहिए था। ठीक है, साइज़ जो है, चले साइज़ भी इसका नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसकी जो पॉइंट आउट करेंगे, टाइम्स न्यू रोमन साइज़ 12 होना चाहिए। चले, ये तो इसकी पहली मिस्टेक थी। अब आगे चलते हैं, हमने स्टूडेंट का नाम इसमें हाइड कर दिया था। टेबल ऑफ कंटेंट हम इसको एंड पे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। अब देखें चैप्टर नंबर 1, हेडिंग यहाँ भी 1 है तो हेडिंग यहाँ भी 1 है, तो इसका जो अलाइनमेंट है, ठीक है, वो यहाँ पे इशू कर रहा है। तो हम यहाँ पे हाईलाइट लिख देते हैं, यानी जो स्टूडेंट है वो इसको समझ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, जो आपको इंट्रोडक्शन नज़र आ रहा है, सबसे पहले ऊपर जाते हैं। देखें टॉपिक में इनका वेरिएबल है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो है जॉब स्ट्रेस। और यहाँ पे जो ये बात कर रहे हैं, क्योंकि कॉपी पेस्ट किया था स्टूडेंट ने, तो वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जॉब बर्नआउट, अब जॉब बर्नआउट जो है वो तो आप जिक्र ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो हाईलाइट है, तो हम यहाँ पे एक लिख देते हैं, why are you using this variable as job stress is not your independent वेरिएबल। यानी हम यहाँ पे स्टूडेंट से एक क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं कि क्या आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो जॉब स्ट्रेस नहीं था? अगर जॉब स्ट्रेस था तो फिर आप जॉब बर्नआउट को क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो चलें जी, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ फिजिकल इमोशंस। ठीक है, मैं इसको बहुत ज़्यादा तो बाद में करूँगा, बेसिक आपको जो इसकी फॉर्मेटिंग की चीज़ें हैं वो आपको बताऊँगा। सेम यही इशू। ठीक है, और इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब नीचे चलते हैं। ये तो जो है डेफिनेशंस वगैरह इन्होंने लिखा है। अब यहाँ पे देखें, कोई भी रेफरेंसिंग इन्होंने ऐड नहीं किए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको हाईलाइट किया, क्योंकि देखें रेफरेंस के बगैर जो आपका थीसिस अब इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, ऐड साइटेशंस मिनिमम
5। ठीक है, 5 लेटर्स आपको साइटेशंस को यहाँ पे ऐड कर। बैकग्राउंड की बात करते हैं। ठीक है, अब देखें द सैलून ब्यूटी बैकग्राउंड किस लिए आप ये स्टॉप जो वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी आज के दौर में क्यों ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे जो मेन हेडिंग है, रिसर्चर्स हैज शोन दैट जॉब बर्नआउट हैज़ नेगेटिव इम्पैक्ट। एक तो जॉब बर्नआउट, ठीक है, ये बेसिक जो ये लेके चल रहे हैं, यहाँ से अपना टाइटल को हिला देते हैं। ठीक है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब वो कहते हैं रिसर्चर्स हैज शोन दैट बर्नआउट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट इन परफॉर्मेंस। अच्छा, अब वो कहते हैं कि हमारे रिसर्चर्स ने कहा कि इनका नेगेटिव इम्पैक्ट है। किस रिसर्चर ने कहा? ठीक है, यहाँ पे कोई भी इनका इन्होंने रेफरेंस नहीं दिया, हमने यहाँ पे लिखा रेफरेंस। ठीक है, किस रिसर्चर ने ये बात किया, हमें तो नहीं पता। ठीक है, अब वो कहते हैं ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनकी जो 1.5 लाइन स्पेसिंग है, ठीक है, लाइन स्पेसिंग एरर है। ठीक है, लाइन स्पेसिंग इनकी सही नहीं है। अब वो कहते हैं टू एग्जामिन द लेवल ऑफ जॉब बर्नआउट अमंग, जॉब बर्नआउट लेके चल रहे हैं, जबकि जॉब स्ट्रेस को ऊपर इन्होंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाया। तो यहाँ पे ये अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने शायद कहीं से उठा के इन्होंने कॉपी किया है। चांसेस में हमने ये लिखना होता है कि जो आप स्टडीज़ आप कर रहे हैं, थीसिस कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये आपके लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट होगा, इसके जो रिज़ल्ट्स होंगे वो कैसे इम्पोर्टेंट होंगे। तो डेफिनेटली आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं कि जिन्होंने अपने जिनका जो स्टाफ है बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं है। ठीक है, जॉब स्ट्रेस उनमें बहुत ज़्यादा है। किस तरह से वो आपने जब स्टडी करना है तो आप उसको एनालिसिस करेंगे। आगे जब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 3 में, तो ये जो लाइन स्पेसिंग, एक्स्ट्रा लाइन स्पेसिंग है, हेडिंग नंबर 2 है, ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए आपकी। ये बहुत माइनर मिस्टेक्स होती हैं जो कि आपका जो रिसर्च होती है उसको ख़राब कर देती हैं। अब वो टाइप ऑफ रिसर्च जो है, मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अब इसको पढ़ें। वो कहते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च है। ठीक है, डाटा कलेक्शन टूल, प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया है आपने एम्प्लॉय से, सेकेंडरी डाटा नहीं लिखा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, कमेंट डालते हैं, हाउ विल यू एड यूर यूजिंग सेकेंडरी सोर्स। क्योंकि जब आप सेकेंडरी सोर्सेज को यूज़ ही नहीं करेंगे तो आप साइटेशंस कैसे डालेंगे, रेफरेंसेस कैसे डालेंगे। जैसे कि स्टूडेंट ने ऊपर एक बात की कि मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने ये कहा कि इनके दरमियान नेगेटिव इम्पैक्ट है। किन रिसर्चर्स ने कहा? तो डेफिनेटली जब आप उन रिसर्चर्स का जिक्र करेंगे तो आप उनकी जो स्टडीज़ की हेल्प है वो आप इंटरनेट से ले रहे हैं, उनके जर्नल से ले रहे हैं, उनकी स्टडी से ले रहे हैं, तो आपका सेकेंडरी सोर्स यहाँ पे ऐड होना चाहिए। ठीक है, डाटा कलेक्शन टूल, अब स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स नहीं, आप अडॉप्टेड क्वेश्चनर जो है उनको यूज़ करेंगे। ठीक है, और विच, हम बल्कि यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि वेयर आर क्वेश्चनर्स। ठीक है, वेयर आर क्वेश्चनर्स, और साथ ही हम यहाँ पे देखते हैं इन्होंने स्केलिंग ऐड की है कि द क्वेश्चन वी यूटिलाइज। देखें आइटम्स का इन्होंने जिक्र कर दिया कि रिसर्च स्टडीज़, अब देखें रिसर्च स्टडीज़ का जिक्र कर रहे हैं लेकिन ऊपर सेकेंडरी सोर्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी हेडिंग है, ठीक है, ये हमारी सही नहीं है क्योंकि स्केलिंग यहाँ पे ऐड नहीं है। किस रिसर्चर्स के आपने क्वेश्चनर्स को आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स में लिखते हैं द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द स्टडी विल बी द एम्प्लॉयज़ ऑफ हिफ्जा। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स ये नहीं होते, पार्टिसिपेंट्स तो आपके होते हैं जो कि आपकी जो स्टडी है, ठीक है, उसका जो आप सर्वे करेंगे वो आपको क्वेश्चनर्स फिल करके देंगे, आपकी स्टडी का हिस्सा होंगे। फिर उनका जो रिज़ल्ट होता है वो आप इम्प्लीमेंट करते हैं, एज्यूम करते हैं कि ओवरऑल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसका रिज़ल्ट भी वो हो सकता है। तो यहाँ पे जब ये पार्टिसिपेंट्स इनको बता रहे हैं तो हमारी पॉपुलेशन कौन सी होगी। ठीक है, तो दिस इज़ योर पॉपुलेशन, नॉट पार्टिसिपेंट्स। अब उसके बाद वो कहते हैं अ सैम्पल साइज ऑफ स्पेसिफाई नंबर। ठीक है, कौन सा स्पेसिफाई नंबर? फील्ड वर्क की बात करते हैं कि आपने जो अपना क्वेश्चनर्स है, ये जो थीसिस है, सर्वेस को किस तरह से कंडक्ट करेंगे।
तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है द डाटा विल बी कलेक्टेड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। किस तरह से देंगे, क्वेश्चनर्स जो होंगे वो बाय हैंड दे रहे हैं या फिर आप इसको ईमेल के थ्रू देंगे, ठीक है, नहीं बताया, ठीक है, हाईलाइट कर दिया। डाटा प्रोसेसिंग जो है किस तरह होगी, नहीं बताया, तो यहाँ पे कमेंट ऐड होगा, ठीक है, विच स्टैटिस्टिक्स सॉफ्टवेयर बल्कि टेस्ट लिखते हैं। इस कलेक्टेड डाटा को टेस्ट करने के लिए आप कौन से स्टैटिस्टिक्स टूल को यूज़ कर रहे हैं, नहीं लिखा। और कंक्लूजन्स हो गई, रिकमेंडेशंस हो गई, रिजल्ट्स हो गए, इनका जिक्र इसमें नहीं होता आपके प्रपोजल में, ठीक है। नो नीड ऑफ दिस इन प्रपोजल, डेल दिस, ठीक है, इसको डिलीट करेंगे। अब जो रेफरेंसेस में देखें, ठीक है, अब इन रेफरेंस जो यहाँ पे ऐड हुए में, ये पूरी स्टडी मैंने आपको दिखाई, इस पूरी स्टडी में ये रेफरेंस का जिक्र नहीं है। और ये जो रेफरेंस है वो आपके हमेशा एपीएस स्टाइल में होने चाहिए, ये बुलेट्स एंड नंबरिंग में नहीं होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं इनका कमेंट्स, मेक एपीएस स्टाइल, ठीक है, या राइट भी इन एपीएस स्टाइल में होना चाहिए। एपीएस स्टाइल कैसे बनेगा वो आप गूगल पे सर्च करें, ठीक है, और इजीली आपको मिल जाएगा। अब इस पूरी फाइल को ज़रा गो थ्रू करें, इसमें मिस्टेक्स क्या क्या है। आपका जो सबसे पहला है, आपका फॉर्मेट सही नहीं है, और उसके बाद हेडिंग्स देखें, ठीक है, ये पूरा हमने इसको मार्क किया है। ये जो माइनर माइनर मिस्टेक्स हैं, देखेंगे आपके जो स्टडी है, आपका चांस है उसको मिस कर देंगी और आप इसको अचीव नहीं कर सकेंगे। इन सारी मिस्टेक्स को आपने माइंड में रखते हुए अपना प्रपोजल तैयार करना है।